हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 में आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इन्फिनिटी लेंथ का मेरे पास एक प्लेन शीट होगा जो कि चार्ज्ड होगा, अनंत लंबाई का होगा। उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट होगा या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो हम इस वीडियो में आज जानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक फिगर्स यहाँ पे ड्रा कर रखा है। ये इन्फिनिटी लेंथ का एक प्लेन शीट है, एक समतल चादर है जो बहुत बड़ा लंबाई का है, जो कि दैनिक जीवन में पॉसिबल है नहीं, फिर भी उसमें से मैंने एक सीमित यानी एक लिमिटेड सरफेस को लिया है, प्लेन शीट को लिया है, जिसकी वजह से हम पता करेंगे कि इस P पॉइंट्स पर, इस P डैश पॉइंट पे कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता करने के लिए कि इस पे जो चार्ज्ड है, ये जो सीट है मेरे पास एक समान रूप से पॉजिटिवली चार्ज्ड है। यदि ये सीट धनावेशित होगी, यदि ये सीट धनावेशित होगी तो इसके वजह से इस P पॉइंट्स पे या फिर इस P डैश पॉइंट्स पे हम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होगा यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें एक समान रूप से सब जगह चार्ज स्पेस सेपरेट है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो धनावेश से दूर होता है, बाहर की तरफ होगा, धनावेश से दूर होगा, बाहर की तरफ मतलब धनावेश से दूर होगा। ठीक है, और जो एरिया वेक्टर की बात करेंगे, इस P वाले पॉइंट से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, इस P पॉइंट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगा, तो ये एक प्लेन सरफेस होगा, जिसकी वजह से एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इससे दूर होगा, और जो एरिया वेक्टर लिया जाएगा इस प्लेन सरफेस पर वो भी परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। ठीक है, यहाँ पे इस पूरे गोले का सरफेस मैंने सरफेस एरिया, इस गोले का जो क्षेत्रफल है वो मैंने A मान रखा है। ठीक है जी, हमें रेडियस की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने सेंटर पॉइंट से, इसके सेंटर पॉइंट से स्मॉल r दूरी पर हम कंसीडर करेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रहा है। तो यहाँ इसके सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो r कंसीडर किया गया है। इस गोले की रेडियस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यदि सिमेट्री की बात करें, यदि सममितता वाली केस होती है, गॉस लॉ में एक सिमेट्री बनाते हैं, तो यदि ये दूरी जो P पॉइंट्स होगा वो O से R डिस्टेंस पर होगा, तो जो P डैश पॉइंट होगा वो भी O से R दूरी पर ही होगा। और यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पुनः पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वाले सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो दूर होगा, इससे दूर, धनावेश से दूर होता है। और एरिया वेक्टर की यदि बात करेंगे तो एरिया वेक्टर भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस बनेगा जस्ट लाइक ऐसा प्लेन बनेगा, एक प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इधर होगा एरिया A, वेक्टर A। ठीक है, इस तरफ होगा। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जितना क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ है उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ भी होगा और उतना ही यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ सिमेट्री की बात की गई है ना। तो हर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स पास आउट होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना पड़ेगा कि यदि इस पर चार्ज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज यदि डिस्ट्रीब्यूट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। यदि ये निगेटिवली चार्ज होता, यदि ये सीट निगेटिवली चार्ज होती, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होता, तो जवाब होता यदि ये निगेटिवली चार्ज होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता, यहाँ भी अंदर होता, इसके वजह से भी अंदर ही होता। और एरिया वेक्टर तो हमेशा बाहर की तरफ ही रहेगा, चाहे कहीं पर भी आप कंसीडर कर लो। ठीक है, तो हम तीन स्थितियाँ मानेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसे फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसे सेकेंड पॉइंट कंसीडर करते हैं, और एक एरिया जो निकालेंगे इसके कर्व सरफेस निकालेंगे, कर्व सरफेस से, यानी यहाँ वाले हिस्से पर निकालेंगे। ठीक है, इस वाले पर छोटा सा कंसीडर करेंगे एरिया वेक्टर। ठीक है, छोटा सा पार्ट लेंगे, हिस्सा लेंगे छोटा सा। इसके वजह से एरिया वेक्टर इस वाले प्लेन कर्व सरफेस पर, जो कर्व सरफेस होगा, एरिया वेक्टर जो होगा उसे DA कंसीडर करें, यदि छोटा सा लिया है तो क्षेत्रफल भी थोड़ा सा होगा DA। एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इससे दूर होगा। यहाँ पे जो एंगल बनने वाला वो दैट इज़ 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल आप देख पा रहे हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही तरफ हैं, तो इस केस में जो थीटा आएगा वो 0 डिग्री आने वाला है। यहाँ पर यदि बात करेंगे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं,
तो यहाँ पर भी जो थीटा बनेगा वो भी 0 डिग्री बनने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना पड़ेगा कि यदि इन्फिनिटी लेंथ की ये सीट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करने वाले हैं उसमें P और P डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इसे थर्ड पॉइंट कंसीडर करेंगे। लेट सपोज यहाँ तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के ऐड करेंगे तो टोटल कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर सीट यानी चादर कहते किसे हैं। तो सीट या चादर का मतलब है कि जब अचानक के किसी एक ओर के समतल पृष्ठ पर आवेश फैला हो, यानी इसमें जो अचालक लिया जाएगा, अचालक का मतलब वो प्लास्टिक भी हो सकती है, उसके एक ही सरफेस पर चार्ज फैला होगा। एक ही सरफेस का मतलब केवल एक ही तरफ होगा, दूसरी तरफ नहीं होगा। चार्ज यदि इस सरफेस पर फैला है तो इसके पिछले सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, चार्ज केवल एक ही सरफेस पर होगा। जैसे आप पन्ना समझ सकते हैं, पन्ने के एक पृष्ठ पर चार्ज सेपरेट है तो पिछले वाले सरफेस पर चार्ज सेपरेट नहीं होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, केवल एक ही सरफेस पर है। इसका मतलब ये जो प्लेन सीट है ये 2D है। कैसी है? 2 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है जी। ये द्विविमीय चित्र होगा, आयताकार सीट जिसके किसी एक पृष्ठ पर ही यदि आवेश वितरित होगा तो उसे हम कहते हैं समतल चादर। जैसा कि मैंने लिख भी रखा है कि जब अचालक के किसी एक ओर के समतल पृष्ठ पर, यानी चाहे अपर वाले में या फिर लोअर वाले में, कहने का मतलब जो आपकी तरफ पन्ना यदि आप लेंगे तो पन्ने में 2 पृष्ठ होते हैं, तो किसी एक ही पृष्ठ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो आपका कहलाएगा समतल चादर। दूसरी तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो 2 समतल चादर बन जाएगा। यहाँ बात करना है एक ही समतल चादर के कारण। ठीक है। तो कैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप पास आउट करोगे, कैसे निकालोगे, उसके लिए इसमें क्या लिखना पड़ेगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैं माना अनंत लंबाई की एक चादर के स्थान पे आप अचालक भी लिख सकते हैं, है ना। एक अचालक, एक अचालक निर्वात अथवा वायु में स्थित है। इस प्लेन सीट को या तो वैक्यूम में या फिर एयर में रखा गया है, इन्फिनिटी लेंथ का है। ठीक है। जिस पर एक समान रूप से धनावेश वितरित है या फिर फैला हुआ है, धनावेश फैला हुआ है। ठीक है। P तथा P डैश से होकर जाता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है, तो इसे हम नीचे ही लिखते हैं। P तथा P डैश से होकर जाते हुए एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचे हैं, जिसकी O से दूरी R है, स्मॉल r है। यानी जब भी हम इन्फिनिटी के केस में बात करेंगे, यानी इन्फिनिटी लेंथ का यदि मेरे पास प्लेन सीट है तो यहाँ पे जो r होगा, जो ये r है विथ कंपेयर टू ये सीट, जो चादर की तुलना में जो r की दूरी होगी वो बहुत ही कम होगी, बहुत ही थोड़ी सी होगी। तो r दूरी पर ही P और P डैश स्थित हैं, P और P डैश r डिस्टेंस पर सिचुएटेड हैं, स्थित हैं। इनकी वजह से हमें फ्लक्स पास आउट मतलब पता करना है कितना फ्लक्स आएगा। तो ये r का मान इस आयताकार सीट की एरिया के कंपेयर में बहुत ही थोड़ा सा होगा, वो तो मैंने दिखाने के लिए आपको इतनी दूरी पर लिया है। ठीक है। अच्छा जी। तो हम निकालेंगे P से गुजरने वाला फ्लक्स। हम क्या लिखेंगे? P से गुजरने वाला फ्लक्स। तो इन सब चीज़ों को इरेज कर देते हैं। P से कितना फ्लक्स पास आउट होगा वो हम पता करते हैं।
तो लिखेंगे बिंदु P से गुजरने वाला, बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स, इस P पॉइंट से कितना फ्लक्स पास आउट होगा ये पता करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो फ्लक्स पास आउट होगा उसे φ1 मान लेते हैं। φ इज इक्वल टू होता है टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। इसे जब ब्रेक करेंगे तो आएगा ई इंटू डी ए इंटू कास ऑफ थीटा। थीटा कितना है 0, तो क्या लिखेंगे कास ऑफ 0। चूँकि इस यहाँ से O पॉइंट से जो P पॉइंट्स की डिस्टेंस है वो R है, और इस सर्कल के सरकमफरेंस पर हर जगह E का जो डायरेक्शन होगा वो धन आवेश से दूर होगा और यूनिफॉर्मली एक समान रूप से इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक समान रूप से इस पर फैला होगा। तो E को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, कास 0 का मान 1 होगा, टोटल इंटीग्रेशन अब डी ए आएगा, डी ए इकट्ठा करेंगे तो इस पूरे वृत्त का जो एरिया है वो आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा E इंटू ए, ठीक है। उसी तरह P डैश से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, P डैश से होकर जाने वाला फ्लक्स या P डैश से गुजरने वाला फ्लक्स, यहाँ पे जो फ्लक्स पास आउट होगा उसे φ2 सपोज कर लेते हैं। फार्मूला वही होगा टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। तो यहाँ जब ब्रेक करेंगे तो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए इंटू कास ऑफ थीटा आएगा। यहाँ पे भी थीटा आप देखो तो 0 डिग्री है, कितना है 0। तो ई यूनिफॉर्म होगा वो बाहर निकलेगा, कास 0 का मान 1 होता है, और डी ए इंटीग्रेट करेंगे, जब डी ए छोटे छोटे पीस को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा ई इंटू ए आ जाएगा, ई इंटू ए आ जाएगा। तीसरा सरफेस इसके वक्र पृष्ठ से निकालेंगे कितना एरिया पास आउट हो रहा है। तो वक्र पृष्ठ से फ्लक्स निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा φ3, यानी वक्राकार बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। वक्र पृष्ठ समझ रहे हैं, ये जो सिलेंडर होगा, यदि ये सिलेंडर है तो इसके इस वाले हिस्से से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। तो इस पर एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा, किसी भी हिस्से पर आप देख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज है जिसके वजह से इससे दूर होगा। तो उसे φ3 यदि सपोज करें φ3 तो आएगा टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। इसे ब्रेक करेंगे तो ई इंटू डी ए इंटू कास ऑफ थीटा। थीटा कितना डिग्री होगा, थीटा कितना होगा 90, कास 90 0, तो टोटल का आ जाएगा 0। तो कुल फ्लक्स कितना आएगा, टोटल फ्लक्स यदि निकालें, कुल फ्लक्स यदि हम फाइंड आउट करें तो φ इज इक्वल टू आ जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 मेरे पास कितना आ रहा है, φ1 मेरे पास ई ए आ रहा है, φ2 कितना आ रहा है ई ए आ रहा है, φ3 कितना आ रहा है 0। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ ई इंटू ए। फाई इज इक्वल टू गॉस लॉ से आपको पता है Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है। फाई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है इज इक्वल टू 2E इंटू ए। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 2E इंटू ए। और यदि ये 2 डायमेंशनल फिगर है और इसके एरिया पर, इसके क्षेत्रफल पर ही चार्ज यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमें पता करना है कि आखिर इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर है। तो हमें निकालना पड़ेगा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो हमें एक बात पता है, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दिखाते हैं। तो इसके ऊपर कितना चार्ज सेपरेट होगा वो पता करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा पृष्ठीय आवेश घनत्व का, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए। अब Q कितना इसके अंदर स्टोर होगा वो पता करेंगे, तो Q इज इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू ए। Q इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से, इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अब इस Q का मान उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो जो आएगा वो इस आयताकार चादर की वजह से, एक प्लेन सीट की वजह से कितना फ्लक्स पास आउट होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो इस Q का मान यहाँ रखेंगे तो Q इज इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू ए। यहाँ से A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा E इज इक्वल टू 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा भी आएगा। यानी अच्छे से यदि लिखें तो E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा
अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी आप देख पा रहे हैं कि अनंत लंबाई का यदि मेरे पास कोई प्लेन शीट है, कोई चादर है, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डिपेंड नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी लेंथ के प्लेन शीट के वजह से कि उसका एरिया कितना है, उसकी लेंथ कितना है, ये डजेंट मैटर, क्योंकि इसमें ना तो एरिया आ रहा है ना ही लेंथ आ रहा है। तो इस बात का मतलब अनंत लंबाई के समतल चादर की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आएगी, जो कि इस चालक के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, सॉरी चालक नहीं है, अचालक है, इसके एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। तो आज के लिए बस इतना करते हैं, सही चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।